कि लखीमपुर खीरी का ऋतिक मिश्रा सुसाइड करता है, नीट का विद्यार्थी। ईडी ने 17 मामले, सीबीआई ने 11 मामलों में, क्योंकि हम लास्ट में अभी तो ये कह रहे हैं भाई सीबीआई को दे दी, तो 11 मामले तो सीबीआई को दिए हैं। क्या एक को भी सजा हुई क्या? पिछली बार भी एक ही परिवार से 5 लोग सेलेक्ट हुए, मतलब पिछली बार भी इसी तरह से पूरा मामला हुआ है। एक दोषी व्यक्ति जिसकी पूरी देश के छात्रों ने मांग की, उसको सजा की बजाय आपने पुरस्कार दे दिया। और मेडिकल को तो मैं आपको विशेषकर दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये तो माफियाओं के हवाले करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरी विदेश यात्रा को त्यागूंगा, तब मैं दूसरों को बोलूँ कि विदेश यात्रा ना करें, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आप गाड़ियों का व्हीकल का प्रयोग ना करें, तो सबसे पहले खुद बंद करके फिर पहले करके फिर बाद में करें, तब उसका प्रभाव आता है। कि राजस्थान सरकार का एक विश्नोई सरनेम का जो मंत्री है वो सीधा इसमें इन्वॉल्व है। दोस्तों, इन दिनों नीट एग्जाम को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही है। चर्चाएं इसलिए, जब 3 मई 2026 को नीट का एग्ज़ाम हुआ और ठीक 4 दिन बाद पता चलता है कि नीट का पेपर तो रद्द कर दिया गया। रद्द कुछ इस प्रकार की, पेपर माफियाओं द्वारा जब गैस पेपर के नाम से 2 महीने पेपर जब मार्केट में घूमता है और एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि गैस पेपर के नाम से नीट पेपर को रद्द कर दिया गया है। यह नीट पेपर मेडिकल छात्रों के लिए एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, जो पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम में देश भर के 23 लाख अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्टर बनने का जो सपना था उसको साकार करने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और चंद दिनों बाद में पता चलता है कि ये एग्ज़ाम तो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई। इसी बात को जानने के लिए अभी हमारे साथ जो प्रोफेसर है डॉक्टर CB यादव जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि एक छात्र की पीड़ा जो लंबे समय तैयारी के बाद में जब उनको हताशा हाथ लगती है या निराशा हाथ लगती है, उसी की जो पीड़ा अगर एक टीचर या शिक्षक जितनी समझ सकता है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इसी को जानने के लिए हम आज डॉक्टर CB सर के साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि एक छात्र की पीड़ा क्या होती है जब पेपर लंबी तैयारी के बाद में पेपर चंद दिनों या कुछ दिनों बाद में अगर उसको रद्द माना जाता है और काफ़ी बच्चे हताश नजर आते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द घटक चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को भी और आपको भी। सर, जैसे कि अभी हाल ही में एक चर्चाएं चल रही है नीट पेपर को लेकर के, जो मेडिकल लाइन की सबसे बड़ी एक एग्ज़ाम मानी जाती है, जिसमें देश के 23 लाख लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया, और कहीं ना कहीं उन लोगों का सपना था कि हम एक अच्छी कॉलेज में जाकर या कॉलेज में जाकर के डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में एक अच्छा डॉक्टर बन कर आएंगे। लेकिन उनके एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद, जैसे 4 दिन बाद में पता चलता है कि वो तो पेपर लीक कर दिया गया। उसको किस प्रकार देखते हो? जिस समय हम ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो उससे 5 मिनट पहले ही मैं एक सूचना देख रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी का ऋतिक मिश्रा सुसाइड करता है, नीट का विद्यार्थी। और वो ये कहता है कि अब मुझे ये परीक्षा नहीं देनी है। और ये जो शब्द है, इससे मैं थोड़ी सी देर पहले अभी एक और सूचना देखी, गोवा का एक स्टूडेंट ने भी सुसाइड किया है। मतलब ये आत्महत्या तो नहीं है, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। और मैं अगर खुद सोचता हूँ तो खुद भी उसमें दोषी पाता हूँ कि हम एक राष्ट्र के तौर पर इतने भी सक्षम नहीं हुए कि हमारे बच्चों को हम एक ऐसा सिस्टम दे सके जहाँ वो मतलब भविष्य का सपना तो दूर की बात है, लेकिन हम उन्हें एक पारदर्शी, निष्पक्ष और एक अच्छी परीक्षा प्रणाली दे सके, ये भी नहीं दे पा रहे हम। तो फिर हम राष्ट्र के तौर पर हम राष्ट्र कहलाने लायक है क्या? हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं अभी जस्ट इसे देख रहा था कि 148 परीक्षा घोटाले हुए हैं 2015 से 2026 के बीच में, 11 सालों में। और आप ताजुब करेंगे कि 148 घोटालों में किसी एक को भी सजा हुई क्या अभी तक? उसमें ईडी ने 17 मामले, सीबीआई ने 11 मामलों में, क्योंकि हम लास्ट में अभी तो ये कह रहे हैं भाई सीबीआई को दे दी, तो 11 मामले तो सीबीआई को दिए हैं। क्या एक को भी सजा हुई क्या? बल्कि हुआ जस्ट उल्टा है, कोई एक नहीं है। आपको पता हो, इससे पहले मध्य प्रदेश का एक व्यापम घोटाला हुआ था इसी तरह का, बहुत बड़ा। उसमें जो भी शिकायत करता थे
उन सब की एक एक्सीडेंटल मौत होती है एक ही पैटर्न पे, और कोई एक नहीं, मतलब जो जो भी उसमें लिप्त थे उनकी सबकी एक पैटर्न पे एक मौत होती है, और आज तक मामला दफा। पिछली बार जब बच्चे काफ़ी ये मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट तक गए, और शायद वो वीडियो देखे नहीं जाते हैं जब बच्चे रो रहे थे, जब बिल्कुल हाँ, दिल्ली में बहुत काफी हाँ बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट भी वहाँ पे किया। बहुत ही, मतलब जब उनकी मैं पीड़ाएं, मैं चूंकि नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ तो देखा नहीं जा रहा था। देखा तो खैर मैंने भी नहीं, जब मैंने भी वो वीडियो देखा, और काफी बच्चे अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे दिल्ली की रोडों लेकिन पे। उनकी मानसिक स्थिति जो थी कि अब हम, मतलब एक ही तो सपना होता है, इतना तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, 6th क्लास से शुरू कर देते हैं मेडिकल की तैयारी, कितना खर्चा करते हैं, और उसके बाद में सुबोध सिंह जो इसके चेयरपर्सन थे उनको हटाते हैं। कोई जानना चाहेगा कि हटाने के बाद क्या हुआ? हटाने के बाद उन्हें इस्पात मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया जाता है। अच्छा। ये सजा है या इनाम है? और अभी आज सुबोध सिंह क्या कर रहे हैं ये कोई जान रहा है? आज वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और वहाँ एक सरकारी उपक्रम के डायरेक्टर है। तो ये स्थिति है पूरी, मतलब आप बजाय दोषी को सजा देने के अगर आप उन्हें पुरस्कार देंगे, यही नतीजे होंगे। अगर इसके बाद भी सिस्टम फेल नहीं मानते, हम लगता है कि नहीं नहीं, तो फिर इनके हौसले कैसे बुलंद नहीं होंगे, ये सोचने वाला सवाल है। एक दोषी व्यक्ति जिसकी पूरी देश के छात्रों ने मांग की, उसको सजा की बजाय आपने पुरस्कार दे दिया। मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम रद्द होती है, और तो हालांकि जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद में तो रद्द नहीं करते, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि यह पूरी देश भर में ये बातें फैलती है, पेपर तो लीक हो गया, और उसका पता भी जब चलता है, राजस्थान के सीकर जिले से एक पेपर जो तैयार करने या हाँ, टीचर है, मैं जानता हूँ, उनके पास पहुँचता, अगर वो नहीं होता तो क्या अगर होता? उन्होंने अगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करवाती या वहाँ पे अपना बयान नहीं देते, तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि ये पेपर लीक हुआ। ताजुब की बात है, एफआईआर दर्ज ही नहीं की। वो एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, एफआईआर ही नहीं दर्ज की। अब आप देखिए कि इसमें हम कहते हैं भाई बीजेपी के नेताओं के साथ कनेक्शन जो सीधा दिख रहा, चलिए छोड़ दीजिए, एफआईआर किसके दबाव में दर्ज नहीं की? वो फिर मेल करते हैं एनटीओ को, और दूसरी जगह मेल करते हैं, तब वो मामला संज्ञान में आता है। अगर एक जागरूक शिक्षक नहीं होता तो क्या होता? और आप दूसरी तरफ जो 5 यहाँ ये जो जयपुर के पास की जो लोग पकड़े हैं, जमाराम करके, पिछली बार भी एक ही परिवार से 5 लोग सेलेक्ट हुए, मतलब पिछली बार भी इसी तरह से पूरा मामला हुआ है। वो भी उन्हीं मतलब उन्हीं वो तो परिवार से हाँ बताया जा हाँ, मतलब उन्हीं परिवार से। एसओजी जो तो गिरफ्तार किया। 2020 का, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, हर बार 20 लाख से लेके 23-24 लाख तक लोग बैठते हैं। 148, मतलब अभी तक 87 परीक्षाएं रद्द हुई है इस 10 सालों में। 9 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वह थोड़ा इससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि पहले ये जो पीएमटी का पैटर्न था उसको नीट का पैटर्न किया, उस समय भी बहुत ऑब्जेक्शंस हुए थे कि इसके ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एक गवर्नमेंट एजेंसी करती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एक जिम्मेदार है, एक इतिहास है, एक अनुभव है। 2017 में एक एनटीए बनाया, भाई ये एनटीए है क्या? इसमें नियुक्ति कैसी होती है चेयरपर्सन, और ये बजट कौन देता है? तो इसकी पूरी की पूरी जो नियुक्ति प्रणाली है वो सिंपल, मतलब सेंटर भी नहीं, शिक्षा मंत्रालय इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति करता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई स्क्रूटनिंग कमेटी नहीं। वाइस चांसलर की नियुक्ति भी एक स्क्रूटनिंग प्रोसीजर से पूरी कमेटी जाती है, जांच होती है, उसके बाद होता है। एनटी जैसी एजेंसी में तो सीधे। अभी तक जो इनकी जिम्मेदारी दी गई है उन सबका संबंध आरएसएस से और पिछले घोटालों से है। 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी वर्तमान में जो डॉक्टर प्रदीप जोशी जी इसकी चेयरपर्सन है, वो 2006 के व्यापम घोटाला जब हुआ था मध्य प्रदेश में, उस समय वो वहाँ की पीएससी की चेयरमैन थे। तो आप जिनका ऐसा रिकॉर्ड रहा हो उनको आप पुरस्कार करते हुए ऐसा
करेंगे तो फिर यही हाल होगा। मुझे लगता नहीं कि फिर कुछ संभावना बची है। कितना दर्द भरी होगी ये उन परिवारों के साथ, क्या स्थितियां गुजर रही होंगी। मेरे सर, पास तो शब्द नहीं है। जैसे ये पेपर जो नीट का पेपर महाराष्ट्र से लीक है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, राजस्थान में जाके खत्म होता है। पेपर लीक का जो सिलसिला चलता है वो महाराष्ट्र के नासिक से स्टार्ट होता है और राजस्थान के सीकर में आके रुकता है। एक राजस्थान के लिए भी कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। अब जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से उनसे सवाल किया जाता है कि एक जो देश का सबसे बड़ा जो मेडिकल एग्जाम है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान की कौन सी नौकरी वो सुरक्षित होगी, जो आप पे रोजगार की बात करते हो। तो उनका सवाल आता है कि ये पेपर ही तो लीक है, दोबारा से करवा देंगे। जब शिक्षा मंत्री ऐसी बात कहेगा तो मुझे लगता है कि कम से कम किसी भी सरकार को एक शिक्षा मंत्री तो ऐसा देना चाहिए जिसका बॉडी लैंग्वेज, भाषा, चाल चलन ऐसा हो जो अनुकरणीय हो। मैं राजस्थान के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं है कि शिक्षा मंत्री शिक्षा के अलावा तमाम बातें करते हैं, और शिक्षा में एक अचीवमेंट होना चाहिए उसका कोई, कि जिसको देख के लगे कि हाँ शिक्षा मंत्री के तौर पर स्वीकार करें। अब आप देखिए, चाहे हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, चाहे ये है मदन दिलावर जी है, ये जो जिस तरह की टिप्पणियां महिलाओं पे, बच्चों पे, या जिस तरह के कमेंट करते हैं, जिस तरह से नफरती बातें करते हैं, उनसे तो क्या ही बात कहें, उन पे क्या टिप्पणी करें। मैं तो उनके पूरे ही उस पे, इस एक पे क्या, सारी टिप्पणियां ऐसी। महिलाएं छोटे कपड़े पहन के आती है इसलिए सब चीज़ें होती है, बच्चों का भी मोबाइल खोजते हैं टीचर्स के कभी, और आपका काम पॉलिसी बनाना है, आपका काम दूसरी तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन राजस्थान के लिए एक बात बहुत ज़रूर है कि जब राजस्थान के चुनाव हुए तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया पेपर लीक। सबसे बड़ा, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, और कि ये चीज़ें तो हम, अब आप देखिए जैसे होता है ना कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे आचरण में होना चाहिए। अगर मेरे आचरण में नहीं है तो विदेश यात्रा ना करें, तो सबसे पहले तो मैं मेरी विदेश यात्रा को त्यागूंगा, तब मैं दूसरों को बोलूँ कि विदेश यात्रा ना करें, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आप गाड़ियों का व्हीकल का प्रयोग ना करें, तो सबसे पहले खुद बंद करके फिर पहले करके फिर बाद में करें, तब उसका प्रभाव आता है। तो जब आप कह रहे हो कि पेपर लीक रोकना, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने उस समय एक कानून बनाया, एंटी चीटिंग बिल, जो देश का सबसे सख्त कानून है। 10 करोड़ तक की सजा है ना, आजीवन कारावास का प्रोविजन है। केंद्र सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही? कानून बनाना तो उनके हाथ में है, वो अभी तक ही कानून नहीं बना रही। और राजस्थान के इस सख्त कानून के तहत एक व्यक्ति को भी सजा नहीं दिलाई जा रही। एक और उदाहरण, मतलब आपको उससे दर्शकों को समझ में आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर का मैटर था पूरा, टंकी पे, हाँ टंकी पे चढ़ के बच्चों ने कहा कि राजस्थान सरकार का एक विश्नोई सरनेम का जो मंत्री है वो सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व है। अब है या नहीं है ये तो बात की बात है, तो जांच करने से वो तो आप जांच ही नहीं करोगे, इससे क्या होगा? ये तो फिर बहुत शर्मनाक बात है। अब रोज मैं अभी, मेरे बहुत सारे मित्र एसओजी के अंदर लगे हुए हैं, मित्र भी है, स्टूडेंट भी RS पढ़ के गए हैं। तो मेरे से अभी 2-3 मित्र आए थे जो एसओजी में लगे। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लगातार न्यूज़पेपर के अंदर एक हेडलाइन चले कि इसको पकड़ा, इसको, बस वो बंद नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री का, इसके अतिरिक्त कोई हमारी जो मीटिंग होती है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। पहले तो इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, फिर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि बस 365 दिन ही हम एक चुनावी मोड पर रहे, हेडलाइन बनाए, मैनेजमेंट करें उनका, फिर अखबार वालों को, आप मीडिया वालों को मैनेज करें, तो फिर बचता नहीं है कुछ भी इस देश में। तो एक भी व्यक्ति को सजा हुई क्या? उस मंत्री पे जिस पे आरोप टंकी पे चढ़ के लगाते हैं और किरोड़ी मल जी जाते हैं, जांच तो होनी चाहिए थी। और आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे राजस्थान में, एसओजी की जांच में एक कैप लगा दिया है कि आप 2018 से 23 के बीच में जांच करेंगे, ना तो उससे पहले की करेंगे, मतलब वसुंधरा सरकार की, ना उसके बाद की करेंगे। और यही वजह है कि अभी थोड़े दिन पहले OMR सीट का मैटर उठा, सीधा सीधा मामला सामने आया, लेकिन उसकी जांच नहीं हो सकती क्योंकि एसओजी को बांध दिया, केवल उसी पीरियड की करेंगे। तो जब आपका मतलब
सोच में ही ये हो कि हमको बस केवल और केवल इस तरह की चीज़ों को सामने लाना, आपका सोच में सिस्टम को ठीक करना तो है नहीं ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो मुझे लगता है दर्शकों को भी समझना चाहिए। इस भर्ती परीक्षा में या कोई भी सिस्टम को सुधारे तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है? मान लीजिए कि मुझे एक सिस्टम को ठीक करना है, कितने करोड़ों बच्चों का भविष्य है, तो सबसे काफी पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी? काफी बच्चों के तो माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बच्चे को सक्षम बनाने के लिए काफी कुछ किसी प्रकार के किसान पे मान लीजिए कि मैं खेती एक पे लोन लेता है या कोई गोल्ड लोन जमा करवा कर लेकिन लोन हम लेके पढ़ा। दर्शकों के तौर पर सोचिए, आपको और मुझे ये जिम्मेदारी दे कि इस सिस्टम को ठीक करो, तो क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या करें? एक सरकार के तौर पे मैं क्या करूं? मान लो मेरे पास ही जिम्मेदारी, मैं उसके लिए बजट दूं, उसमें रिसर्च कराऊं, टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन करूं, ये तो सारे मैकेनिज्म होंगे, उससे बंद होगा। भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने कितना बजट दिया? आपको जानकारी है, जब एनटीए बना था तो शुरू में 15 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बाद में कोई बजट अलॉटमेंट नहीं। और स्थिति है कि बच्चों से जो फीस वसूली ली, उसमें 850 करोड़ रुपए सरप्लस पड़ा है। मतलब ये तो पूरा खेल वसूली का चल रहा है। आपने रिसर्च क्या किया? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या किया? सरकार की जिम्मेदारी तो यह है ना, आप एक एनजीओ टाइप की एजेंसी को ऑटोनोमस करके उसे आप ये जिम्मेदारी दे देंगे, उसमें ना कोई रिसर्च को प्रमोट ना, और वहाँ बैठा देंगे एक आइडियोलॉजिकल पर्सन को या उन लोगों का जिनका पूरा का पूरा चरित्र पहले ऐसे रहा हो, उसमें कोई भूमिका ऐसे नहीं की कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। जिस व्यक्ति जिस पे जिम्मेदारी है ये काम करवाने की, उसका ही सोच चरित्र और ठीक नहीं होगा, तो फिर उस एजेंसी से क्या अपेक्षा कर सकते हो? कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा बड़ा मतलब नियोजित नेक्सस डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा अपने ही लोगों के माध्यम से। और ये पूरा नेक्सस का परिणाम है। मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। इसे एक अपने होता ना कि हम भाग्यवादी होते तो उसको हम नियति मान करके उसको स्वीकार करने के बजाय सिस्टम को ठीक करने के लिए सड़कों पे उतरना चाहिए। कोई सरकार हो, सरकारों का मुद्दा नहीं है, इस बड़ा मामला है युवाओं के भविष्य का। मुझे लगता है लोगों को उतरना चाहिए, अब इसे बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जिन्होंने नीट की तैयारी की थी उनको ये समाचार सुनने के बाद में काफ़ी हताश बच्चे हैं। क्या वो मेंटल रूप से अभी जब दूसरी बार दोबारा से री एग्ज़ाम कराने की बात करिए, क्या वो बच्चे अपने माइंड सेट जो हो रहा है उनका, क्या ठीक से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे? आप उनकी मानसिक स्थिति को जाके देखो कि एक परीक्षा का जो इस मतलब जहाँ जहाँ इतनी हाई मेरिट जाती है, इतना दबाव होता है, 6 क्लास से मेहनत करते हैं, 3-3 4-4 बार रिपीटर्स होते हैं। आप जाके देखोगे सीकर और कोटा की स्थिति तो लगभग 50% की मदर्स वहाँ साथ रहती है, और कितना परिवार का त्याग होता है उनके पीछे। और इसके लिए अब उनकी तो क्या स्थिति बची होगी? मान लीजिए किसी का स्कोर एक एस्टिमेट कट ऑफ से ऊपर आ रहा है, वो वापस किस स्थिति के भीतर होगा? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चों को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को सड़कों पे आने की उतरने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, वो ठीक है, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर शिक्षकों को, सिविल सोसाइटी को, नागरिकों को, ये नहीं कि मेरा बच्चा है या नहीं, पेरेंट्स को, उन सबको सड़कों पे उतरना चाहिए। एक जब तक पूरा सिस्टम, जब तक पहले तो इस एनटीए नामक एजेंसी को ख़त्म करके कोई जिम्मेदार एजेंसी को देना चाहिए। जब तक पूरा सिस्टम ठीक ना हो जाए, एक ठोस प्रपोजल ना हो जाए, एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार भर्ती रद्द होने के बाद जो री एग्ज़ाम की बात करें, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि अभी 21 मई को दोबारा से री एग्ज़ाम करवाई जाएगी और आने वाली जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। क्या ये जो फ्रॉडगिरी जो चल रही है, क्या आने वाली जो एग्ज़ाम है भी ऐसा? ऑनलाइन तो इससे भी ज़्यादा फ्रॉड है, उसके तो पूरे सिस्टम को ही मतलब क्या कहोगे आप, उसमें तो इतने होंगे कि सारे बच्चों को एक साथ नहीं बैठा सकते, अलग अलग पूरा ही उनके हैंड पे आ जाएगा पूरा।
और उसका तो आज इस साइबर वाले मामले में तो हम कह रहे हैं भाई ईवीएम से बैलेट पे आए दुनिया में लोग, जब जहाँ ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं वहाँ इस वर्चुअल दुनिया से बैलेट इस पे ऑफलाइन मोड पे आते हैं। ये ऑफलाइन से ऑनलाइन में अगर ढूंढ रहे हैं, अच्छा 21 मई को क्या गारंटी है? अभी जब उन्होंने पिछली बार, अच्छा धर्मेंद्र मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी यही धर्मेंद्र प्रधान जी थे, क्या इनके चेहरे पे विश्वास है? पिछले तीनों चारों भर्ती घोटाले हुए हैं नीट के, उनमें यही शिक्षा कार्रवाई नहीं है। मतलब नैतिकता ही नहीं बची। जहाँ एक मंत्री रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे देते थे, कोई कोई नैतिक दायित्व ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं है। मुझे लगता है कि उनको पद से हटाए बिना क्या स्वतंत्र जांच हो सकती है क्या? सबसे पहले तो उन्हें हटना चाहिए, नहीं हटे तो कम से कम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उनको त्याग पत्र लेना चाहिए। बस सिस्टम चल रहा है, बहुत बहुत दुखद है। लोगों को मैं लास्ट आशा ये है कि जब तक लोग ये सोचेंगे कि सरकारें ठीक कर देगी, नहीं, लोगों को उतरना पड़ेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं उन बच्चों के माँ बाप काफ़ी हताश हैं, और क्या वो दोबारा से क्या अपने बच्चों को ठीक से तैयारी करवा पाएंगे, या आने वाले भविष्य में अपने जो उनसे छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी ऐसे तैयारी करके ऐसे सजेशन करेंगे कि भाई आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम अच्छे दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेगी। क्या आने वाले टाइम में भी क्या पेपर ठीक तरह से हो पाएंगे, या ऐसे ही फर्जीवाड़ा चलता रहेगा अगर ऐसे ही शासन चलता है? मैं वही कह रहा हूँ दीपेंद्र कि एक इससे 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 कैसे, मतलब ठीक कैसे हो ना? आप रिसर्च कर रहे हो, ना टेक्नोलॉजी के इनोवेशन कर रहे हो, ना आपकी नियुक्ति प्रक्रिया सही है, वहाँ पे जहाँ लोग बैठा रहे हो वो ठीक नहीं है, तो कैसे, मतलब कोई इसका तरीका क्या होगा कि ठीक हो जाएगा? इस कैसे कहेंगे कि ये ठीक कैसे होगा? ना आप बजट दे रहे हो, कुछ भी तो नहीं है। आपने स्टेप क्या उठाया? राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है हमारे पेपर घोटाला नहीं हुआ। पेपर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपने पिछले 10-11 सालों में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं देखा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है दुनिया की, वो ये कहती है कि भारत में करप्शन का इंडेक्स और नीचे गिर गया, जबकि हमारे सामने तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब हम जांच ही नहीं करवाएंगे। सेम यही चीज होगी इसमें भी, कि मामले घोटाले हुए कि नहीं हुए, इसके लिए हमने किया क्या? तो जब तक हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक कैसे ठीक होगा? ऐसा तो है नहीं कि आप कैसे आश्वासन दोगे कि अगली बार नहीं होगा। भाई आपने क्या ऐसे स्टेप्स उठाए? राजस्थान में से क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए कि अब घोटाले नहीं हो रहे? कि कोई आरपीएससी का कोई नियुक्ति प्रक्रिया को आपने चेंज कर दिया, कोई बजट किया, कोई टेक्नोलॉजी की इनोवेशन किया, कोई रिसर्च किया, क्या किया? लेकिन बीजेपी तो कहते हैं कि हमारे समय में तो पेपर लीक ही नहीं होता। तो वो सही बात है ना कि कैसे नहीं होगा? आप जैसे अभी इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते तो ये भी नहीं होता। अगर फिजिक्स के वो जागरूक टीचर ईमेल नहीं करते तो ये भी नहीं होता। श्योर। तो कैसे होगा? तो चीजें तो हो रही है ना। मुझे अंतिम तौर लेकिन वो पर तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते थे और कांग्रेस सबसे ज्यादा करवाते वो थे। बहुत अच्छी बात थी कि चीजें उजागर हो रही थी। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल में करप्शन के मामले सामने आ रहे थे। मतलब एक ईमानदार आदमी बैठा हुआ था जो चीजों को रोक नहीं रहा था, जो ढक नहीं रहा था, अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच बैठा रहा था। सही था ना? अब आप ये सारी चीजें नहीं करोगे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में हमारा करप्शन का इंडेक्स इतना खराब नहीं था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बहुत गर्त में है। इसी तरह से सेम चीज यही है। आप ओएमआर सीट का मैटर आया इतना बड़ा, मैंने आपको कहा कि एक मंत्री के खुलेआम आरोप लगाए, आप जांच ही नहीं कराओगे तो क्या होगा? कैसे साबित होगा? जांच तो करो। तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्पेशल एजेंडा मैं देख पाता हूँ हर जगह, वो ये थी कि आप जांच मत करवाइए। आपने एक कैप क्यों लगा दी जांच की कि ये केवल कांग्रेस के कार्यकाल का ही में जांच हो, उसके बाद क्यों नहीं हो? जबकि सबकी होनी चाहिए। वो तो पहले की क्यों नहीं हो? पहले की क्यों नहीं हो? तो आपका सोच नियत बिल्कुल सही नहीं है। सही चीज ये है कि उजागर होती रहे चीजें तो ज्यादा, मतलब लोगों को भी पता लगता है। लेकिन बस एक तो पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट और पूरा ये चलता है। अब आप देखिए कि लोगों से कहते हैं कि अच्छी अच्छी फीलिंग्स करवाते हैं, लेकिन आज 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। क्या हालत है देश की?
100 करोड़ लोग वो है जिनकी 7,000 मंथली से कम इनकम है। तो ऐसी स्थिति के भीतर हम चाहे कितना भी करवा दें, हालात बहुत ख़राब होते जाएंगे। हम ऊपर से बस एक फील गुड वाला मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करवाते रहेंगे, लेकिन देश के हालात बहुत ख़राब है, उसमें युवाओं के हालात बहुत ख़राब है। एक तो रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी की दर सबसे ज़्यादा है, और मेडिकल को तो मैं आपको विशेषकर दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये तो माफियाओं के हवाले करती है। मेडिकल कॉलेज प्राइवेट शिक्षण से ये नहीं, उसके बाद भी इसमें गवर्नमेंट सीट तो है ही कितनी, तो प्राइवेट कॉलेजों को मतलब 1-1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए की लूट की छूट दे दी। एक साथ 250 बच्चों को बैठाते हैं भेड़ बकरियों की तरह, उनको मेडिकल की डिग्रियां बांटते हैं। तो पूरा ये मेडिकल का जो प्रोफेशन है ना, पूरा कॉरपोरेट के हवाले कर दिया, लूट का तंत्र बना लिया, और जिस क्षेत्र के अंदर कॉरपोरेट आ जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। पहले केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज होती थी, तो पूरा सिस्टम तबाह है इस समय। सर एक लास्ट सवाल मेरे याद आ रहा है, अभी जो विद्या संबल जो योजना है जिसमें जो पीएचडी या नेट जेआरएफ किए हुए बच्चे एग्जाम देख के यानी कि प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बदलती हुई नजर आ, जैसे अग्निवीर चला हुआ से शिक्षा वीर के नाम पे। बहुत बहुत दुखद, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई क्यों अब हम तो ये सोचते हैं कि हायर एजुकेशन में कोई बच्चा क्यों पढ़ाई करेगा। नेट पीएचडी करके वो अगर 28,850 रुपए की नौकरी ले, और उसमें उनको ये कहना कि 5 साल तक और 5 साल के बाद में कभी भी आपको हटा सकते हैं, आपके चाल चरित्र के हिसाब से 3 साल और बढ़ा देंगे, ये तो चपरासी की भी तनख्वाह नहीं है। अगर चपरासी को पता चले तो वो भी कहीं करने के लिए मंजूर नहीं, वो पानी का गिलास भी कैसे पिलाएगा उसको। क्या स्थिति बना दी आप, मतलब हायर एजुकेशन का ये ढांचा कर दोगे, कोई सोच नहीं सकता था। अब आप जो राजस्थान का युवा है, मैं इसमें एक बहुत बड़ी गलती मानता हूँ इस प्रदेश के युवाओं की भी। इतना इतना अत्याचार, इतना मतलब उनके सपनों को कुचला जा रहा है, और वो पता नहीं क्या अफीम लेके नशे में है। पहले 50 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी, लोग सड़कों पे आते थे, एक जागरूक नागरिक होता था। मुझे लगता है कि नागरिकों में वो जागरूकता ही खत्म होगी। बहुत दुखद। मैं सोच रहा था क्या स्टूडेंट इसको बर्दाश्त कर लेगा, और मैं देख रहा हूँ कि बर्दाश्त है। सिस्टम को सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है किसी सिस्टम को बनाने की, सुधारने की, जब तक जागरूक नागरिक नहीं होगा। सरकारें ऐसी ही होगी, चाहे वो किसी पार्टी की हो। सबसे पहले नागरिकों को जागरूक होना पड़ता है, सजग होना पड़ता है। उनका देश है ये उनका बच्चों का भविष्य बनाएंगे। वो नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो लोगों को जागरूक रहना चाहिए, सही सूचनाएं लेनी चाहिए, और मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जैसे अभी अरावली का मुद्दा है, लोग उठ खड़े हुए जागरूक है। तो ये जो शिक्षा वीर बना रहे हैं हायर एजुकेशन में, नीट का मामला है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारी आत्मा नहीं झकझोरती है तो फिर हम मतलब सभ्यता के तौर पर हम राष्ट्र के तौर पे भी हमारा कोई वजूद, मतलब ये कहना कि मैं इस देश पे गर्व करूँ, फिर किस देश पे गर्व करूँ, और उसमें हम भी भागीदार हैं। मैं तो कम से कम खुद को तो मानता हूँ कि मैं खुद भी दोषी हूँ। पता नहीं दर्शक मानते कि नहीं मानते। तमाम प्रकार की नीट एग्जाम को लेकर के, और जो उस शिक्षा में जो सरकार द्वारा जो विद्या संबल योजना के तहत बच्चों को रोजगार देने की बात करी वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर देने वाली बात है। जब एक बच्चा या एक अभ्यर्थी इतनी बड़ी पढ़ाई करके जब उसके पढ़ते टाइम पे उसके अंगुली पे अपन आम भाषा में बोले उसके ऐंठनी या गांठ सी गठली पड़ जाती है, ऐसी इतनी लंबी पढ़ाई करने के बाद में उसको हताश होना पड़ता है कि वो चंद पैसे या थोड़े पैसे का के लिए अपन को नौकरी करनी पड़ी। क्या इतना पढ़ा हुआ युवा क्या 5 साल की नौकरी करने के लिए वो यहाँ पे पैदा हुआ है, या सरकार से बेरोजगार 5 साल के लिए उम्मीद लगाने के लिए बैठा है? तमाम प्रकार की चर्चाएं हमने डॉक्टर CB यादव जी से की, और उन्होंने इनका साफ साफ एक ही कहना है कि जब तक जनता या अभ्यर्थी जागरूक नहीं होंगे तब तक हर उस अभ्यर्थी को एक सजग रोजगार नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही वीडियो हम हमारे द खटक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे द खटक। शुक्रिया।